आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रशीद खान। दोस्तों, अपने शो सुलगते सवाल और सुनिए सरकार को लेकर आपके सामने फिर हाजिर। अपने शो में हम चर्चा करते हैं उन मुद्दों की जिनका सीधा सरोकार देश, जनहित और आम आदमी के उन मुद्दों से जुड़ा होता है जिनका सीधा असर देश के हर आदमी यानी आप पर और हम पर पड़ता है। और जिन मुद्दों को मुख्य धारा के न्यूज़ चैनलों, समाचार पत्रों द्वारा सरकार एवं न्यायपालिका के सामने नहीं उठाया जाता, जबकि इनका काम और इनका नैतिक कर्तव्य ही ये है कि सरकार से दिन पे दिन बढ़ती बेरोजगारी, देश की गिरती जीडीपी, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की बिगड़ती हालात और गिरते इकनॉमी और देश की डेमोक्रेसी, न्यायपालिका, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं जिनका निष्पक्ष होना और जनता के प्रति जवाबदेह होना देश के लिए ज़रूरी है और देश की जमहूरियत और लोकतंत्र के लिए भी बेहद ज़रूरी है। मगर इन मुद्दों पर ये दलाल मोदी मीडिया बिल्कुल सवाल नहीं उठाता है, बल्कि जो सरकार से सवाल इन्हें पूछने चाहिए, जब कोई विपक्षी दल या आम आदमी वो सवाल उनसे पूछता है सरकार से, तो ये उसे ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं और देशद्रोही ठहराने की साजिश इनके ज़रिए शुरू हो जाती है। खैर, बहुत से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी है और ऊपर वाले ने ज़िंदगी रखी, हमारा आपका साथ रहा तो मैं आगे उन पर चर्चा करूँगा। मगर फ़िलहाल जिस मुद्दे पर हमने चर्चा करनी है वो है जो तीसरे फेज़ में सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाया है। क्या उसे सवाल ये उठता है, क्या उसे कामयाब कहा जाए या नहीं? इसके अलावा इस लॉकडाउन की क्या हकीकत में हमारे देश की परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ लॉकडाउन होना चाहिए था, या ये लॉकडाउन और इसके चलते जो मजदूरों में, आम आदमियों में, देश की अधिकतर जो 95 करोड़ जनता है वो गरीब है, क्या उनके ऊपर इसका बुरा असर कितना हुआ है, उस पर हमने चर्चा करनी है। तो आइए इसी मुद्दे पर आज चर्चा शुरू करते हैं। मगर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको मजदूर दिवस पर यानी 1 मई को ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं कि कोविड-19 के चलते जो दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ है, उसका असर जो कुल मजदूरों की तादाद ILO बताता है विश्व में, वो 330 करोड़ है जिनके ऊपर इसका सीधा असर पड़ा है। और उनमें से तकरीबन 160 करोड़ मजदूर जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। और ILO और वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि आने वाले कुछ समय के भीतर ही 130 करोड़ और मजदूरों के सामने भुखमरी की समस्या का संकट मुँह बाए खड़ा है। सोचिए आप, ये कितनी भयानक स्थिति है। यहाँ पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि भारत में 95% लोग, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कि गरीब हैं। देश के संसाधनों पर सिर्फ 1% रईसों का कब्जा है, 73% संसाधनों पर, बाकी 27% के लिए बाकी 99% देश की जनता वो लगी हुई है मारामारी में, उसी को हासिल करने की दौड़ धूप में। तो और हमारे देश में सबसे ज़्यादा श्रमिक हैं। तो सीधी ILO की रिपोर्ट से ये साबित होता है कि इसका असर हमारे देश के मजदूरों पर पड़ा है। और ये सरकार द्वारा जो आनन फानन में 23 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया गया था, बिना किसी पॉलिसी को बनाए और बिना देश के गरीबों की स्थिति को सोचे हुए, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक गरीब घर से आए हैं, वो अपने को गरीब का बेटा कहते हैं, मगर इसके बावजूद लॉकडाउन लागू करने के उनके तरीके से साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री और उनके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उनके सलाहकार, उनको देश में वास्तविक स्थिति क्या है देश के आम आदमी की और श्रमिकों की, प्रवासी मजदूरों की, उन्हें ये नहीं पता। अगर वो इनकी स्थिति जानते होते तो उन्हें पता होता कि ये लोग 10 बाई 10 के एक कमरे में 6 से 8 लोग रहते हैं, चाल टाइप की बिल्डिंगों में रहते हैं, जहाँ पर
2 या 3 टॉयलेट होते हैं जिनमें 50-100 लोग जाते हैं। हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा सकता। प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर आप खुद ही सोचिए कैसे पॉसिबल है, जहाँ पर इंसान भेड़ बकरियों की तरह गरीबी के कारण रहने पर मजबूर हो। होना क्या चाहिए था, लॉकडाउन से पहले ही सरकार को इन मजदूरों को और जो जगह जगह छात्र फंसे हुए हैं या अन्य लोग अन्य प्रदेश में फंसे हुए हैं अन्य राज्यों में, उन्हें निकालने के लिए सरकार को पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि ये यहाँ की बनिस्बत अपने होम टाउन्स में, अपने गाँवों में ज़्यादा अच्छे तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाते, क्योंकि गरीब से गरीब मजदूर के पास भी अपने गांव में, होम टाउन में आधा एक बीघा ज़मीन तो होती है, तो वहाँ इस चीज़ की ज़्यादा संभावना थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता। फिर सरकार हमसे तो ये आस करती है, जनता से यानी ये आस करती है कि वो लॉकडाउन का पालन करे, वो सरकार के बने नियमों का पालन करे, मगर खुद क्या करती हैं? खुद सरकार ये करती है कि एक तरफ प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि हमें तो मिड फरवरी से ही इसके खतरे का पता चल चुका था और हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया था। ट्रैवलिंग पर पाबंदी, एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दी थी। तो इसके बाद प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि फिर 13 मार्च को आपके अधीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रवक्ता ये ऑफिशियल बयान क्यों जारी करता है कि देश में अभी कोरोना का खास खतरा नहीं है। उसके बाद आप 23 मार्च को आनन फानन में लॉकडाउन घोषित कर देते हैं, जो आपकी आदत में शामिल है देश की परिस्थितियों को देखे बिना। अब इसके अतिरिक्त जो हमारे पास ILO और वर्ल्ड बैंक के जो आंकड़े आए हैं उनका को देखने से भयंकर सच सामने निकल कर आता है। उसमें इनके द्वारा क्या कहा जाता है कि कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद की स्थिति ये है कि लॉकडाउन अगर खुल भी जाता है तो लेबर सप्लाई में कमी आएगी। दूसरा, व्यापार यानी ट्रेड की लागत में बढ़ोतरी होगी और लोग जो आम इंसान हैं उनके एक्सपेंडिचर में, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो लेबर क्लास हो, जो भी हो, वो अपने एक्सपेंडिचर को 60% कम कर लेगा। यानी उन्हीं वस्तुओं पर वो पैसा लगाएगा या उन्हें खरीदेगा जो ग्रोसरी से जुड़ी हुई हैं, जो उसका जीवन यापन के लिए ज़रूरी हैं। यानी वो लग्जरियस आइटम की तरफ अब नहीं देखेगा। अब स्थिति ये है, तो ऐसे में क्या भारत की परिस्थिति ऐसी थी कि यहाँ लॉकडाउन होना चाहिए था? अब इस बारे में आज ही की डेट में हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि लॉकडाउन से कोविड-19 को नहीं रोका जा सकता। यही बात एम्स के प्रतिष्ठित डॉक्टर कह रहे हैं और कई सारे डॉक्टर कह रहे हैं, कई सारे विद्वान इस चीज़ को कह रहे हैं, कई इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन जो है वो गलत नीति है। इसके अलावा इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, आइए उनका भी हम देख लेते हैं कि वो इस विषय में क्या उनकी राय है, वो क्या कहते हैं। उनका भी ये कहना है कि कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 से उतने लोग नहीं मरेंगे जितने इस लॉकडाउन की वजह से जो बेरोजगारी और मरी पड़ी है उससे लोग मर जाएंगे। तो उनका भी ये मानना है कि लॉकडाउन खुलना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, सरकार अपनी जनता को, मजदूरों को सरकारी गोदामों में बेइंतहा भंडारण है राशन का, उसके बावजूद सप्लाई चेन ना होने के कारण, सरकार के अधिकारियों की नीति सही ना होने के कारण वो गरीबों तक राशन नहीं पहुंचा पाई, जबकि सरकार चाहती तो साल भर पूरे देश को बैठाल के खिलाने की स्थिति में थी। इतना अनाज देश के पास मौजूद है, मगर होता क्या है कि लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसी खबरें आती हैं जगह जगह से, नोएडा हो या बुराड़ी बॉर्डर हो या और जगहें हो, वहाँ 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, 6-6 घंटे मजदूर खड़े रहते हैं। किस लिए? शाम के खाने के लिए। ये परिस्थितियाँ हैं। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए था?
सरकार को ये सोचना चाहिए था क्या हमारी परिस्थिति लॉकडाउन करने की है। यदि आपने लॉकडाउन किया तो फिर आपने ही उसको फ्लॉप क्यों किया। जैसे शुरू में तो आपने सबको रोक दिया, मगर अब आप ट्रेन चला रहे हैं, बसेस चला रहे हैं, छात्रों को और मजदूरों को इधर से उधर ले जा रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या इससे कोविड-19 का संक्रमण नहीं फैलेगा? क्या इससे आपका जो लॉकडाउन है वो फेल नहीं होता है? इसका एक उदाहरण तो वैसे ही सामने आ रहा है कि महाराष्ट्र से बस्ती उत्तर प्रदेश अपने ज़िले में पहुँचे 7 मजदूरों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। ऐसे पता नहीं कितने मजदूर होंगे। आपने जो पहले भी काम किया आनंद फानन, उसकी वजह से आनंद विहार हो, चाहे बॉम्बे हो, बेंगलोर हो या बड़ी जो भी लखनऊ वगैरह सिटीज़ हों, वहाँ भी मजदूर भुखमरी और बेसरो सामानी से परेशान होकर निकल खड़ा हुआ। और वहाँ पर उस वक्त सरकार ने उनको भेड़ बकरियों की तरह बसों में ठूंस कर उनके गृह प्रदेश या गृह जिले तक पहुंचाया। तो उसमें कितना कोरोना का संक्रमण फैला होगा, इस चीज़ के बारे में सोचना। तो क्या ये लॉकडाउन को कामयाब कहा जा सकता है? जी नहीं, कतई नहीं। इसके अलावा हमने एक अपील की थी सरकार से कि भाई इन जो भी लोग बेरोज़गार हुए हैं, चाहे वो श्रमिक हों, चाहे वो छोटा मोटा जो भी काम करने वाले हों, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, जिनको भी सैलरी नहीं मिल रही है, क्योंकि जब सरकार ही महंगाई भत्ते काट रही है अपने वर्कर्स के, और रिलायंस इंडस्ट्री जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है एशिया में, जो अलीबाबा कंपनी को भी पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी एशिया के सबसे रईस व्यक्ति बन गए हैं, वो अपने कर्मचारियों की 50% सैलरी काट रहे हैं। तो बाकी है ना लोगों से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो बिना काम के या बिना काम लिए अपने वर्करों को कहाँ से तनख्वाह देंगे, किस तरीके से तनख्वाह देंगे। तो इस बारे में सरकार को पहले ही सोच लेना चाहिए था। और WHO ने भी कभी लॉकडाउन के लिए नहीं कहा। तो इस स्थिति में सरकार को ये चाहिए था कि उद्योग धंधे खुले रखती, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता। दूसरा, सरकार की एक और गलती ये रही कि उसने पुलिस के ज़रिए बैरिकेडिंग कराई। बैरिकेडिंग का नतीजा क्या हुआ कि पुलिस ने मोहल्लों में मेन जो निकलने के रास्ते हैं उनको रोक दिया, या इतनी जगह छोड़ी कि एक आदमी वहाँ से मुश्किल से गुजर सके। अब आप ही बताइए कि ऐसी बैरिकेडिंग जहाँ से लोग बड़ी मुश्किल से एक आदमी गुजर सके, इतना रास्ता छोड़ा जाता है या बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता है, वहाँ से जब वो गुजरेगा कोई कोरोना संक्रमित उसका हाथ लगेगा या जिस्म का कोई हिस्सा टच करेगा, वहाँ से जब दूसरे आदमी गुजरेंगे तो कितने लोग संक्रमित होंगे। तो क्या इस बात का ध्यान रखा गया? बेहतर ये होता कि आप मार्केट्स को खुला रखते, लोग इस आपाधापी में नहीं भागते बाहर कि 2 घंटे में उन्हें सब कुछ खरीद के घर पहुंच जाना है, वरना उन पर पुलिस लाठियां बरसाएगी, सख्ती करेगी। जब पूरे दिन मार्केटें खुलती तो स्थिति ये होती कि लोग जाते, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते, मार्केटों में भीड़ नहीं होती, कामकाज पे भी लोगों के असर नहीं पड़ता। और दूसरा, ये कोरोना ऐसी बीमारी है जिसका अब तक कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं निकला है। तो हमें तो इसके साथ जीना सीखना होगा। आप कब तक लॉकडाउन चालू रख सकते हैं? ये केंद्र सरकार से मेरा सवाल है, और दर्शकों मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी सरकार से ये सवाल करें, क्योंकि जब तक हम सवाल करना नहीं सीखेंगे तब तक हमें हमारे ज़रूरतों का सरकार ध्यान नहीं रखेगी और हमें अपनी बातों का जवाब नहीं मिल पाएगा। अब इस स्थिति में अब सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन तो फेल हो चुका है। दूसरे, सरकार ने एक मजदूरों को एक छलावा दिया है कि हम आपको ट्रेनों के ज़रिए, कुछ ट्रेनें चलाई गई हैं या बसेस के ज़रिए आपको आपके प्रदेश पहुंचाएंगे। जितनी संख्या में सरकार ने ट्रेनें या बसेस चलाई हैं, और अगर उनकी संख्या को देखा जाए और दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों और छात्रों की संख्या को देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में अपने गृह प्रदेश से दूर हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि सरकार जितनी संख्या में बस और ट्रेन चला रही है उस हिसाब से तो ये महीनों में भी वाहन अपने प्रदेश नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा, सरकार क्या कर रही है, इनसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, वो भी कुछ जगह कहा जा रहा है कि इंग्लिश में भरिए।
ये गरीब मजदूर फार्म भरना नहीं जानते, कहा जा रहा है उसमें फोटो लगाई है, फोटोग्राफर्स की दुकान नहीं खुली हुई है, लॉकडाउन में सब बंद है, तो ये फोटो कहाँ से लाएंगे? दूसरे इनके पास बेरोजगारी के चलते ये भुखमरी के कगार पे पहुंचे हुए जो मजदूर हैं, इनके पास पैसा नहीं है, उनसे पैसा वसूला जा रहा है कि गृह प्रदेश ले जाने का। ये कितनी शर्मनाक बात है। जबकि हम पहले ही अपील कर चुके थे सरकार से, इन श्रमिकों को और आम भारतीय की स्थिति को देखते हुए जो 95 करोड़ के करीब गरीब लोग हैं, सरकार कम से कम उनके यहाँ अनाज पहुँचाने की व्यवस्था करे बिना राशन कार्ड देखे हुए। और सबको जब तक लॉकडाउन का पीरियड है, क्योंकि वो आपके लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुए हैं, तो सरकार को ये चाहिए था कि उन्हें एक महंगाई भत्ते की तरह या आजीविका भत्ते के रूप में हर परिवार को कम से कम 6,000 रुपये का अनुदान करना चाहिए था तुरंत, जो सरकार द्वारा नहीं किया गया है। तो सरकार को ये करना चाहिए। इसके अलावा भविष्य को देखते हुए जो हमारे सामने चुनौती है कि इस लॉकडाउन के खुलने के बाद क्या होगा। पहली चुनौती ये आती है हमारे सामने कि जो मजदूर यहाँ भूखे रहे, लाइनों में खड़े रहे और जिनके सर पे छत नहीं रही, काम काज उनके पास नहीं, पैसा नहीं, उनमें से अधिकतर मजदूर ये कहते हुए दिखाए गए विभिन्न मीडिया चैनलों पर और सोशल मीडिया चैनल्स पर कि अब हम दिल्ली कभी नहीं आएंगे या मुंबई नहीं आएंगे या सूरत नहीं आएंगे। जब ये लोग चले जाएंगे, आप लोग उसके बाद में लॉकडाउन अगर खोलते भी हैं, तो ये बताइए कि अगर कामगार ही नहीं होगा तो आप उन फैक्ट्रियों को चलाएंगे कैसे, उन उद्योगों को चलाएंगे कैसे, उन कंपनीज को चलाएंगे कैसे? इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसके साथ में जो देश में आर्थिक संकट आ रहा है या आने वाला है, जिस पर अभी तक गौर नहीं किया सरकार ने, आंख बंद करे रही, सिर्फ सरकार इवेंट मैनेजमेंट में लगी रही, कभी थाली बजाओ, कभी ताली बजाओ, कभी मोमबत्ती जलाओ और अब मेडिकल कर्मियों पे फूल बरसाओ। जबकि ज़रूरत इस बात की है, फूल बरसाना भी अच्छी बात है, मगर उससे बेहतर ये होता कि जो चाहे वो एम्स के अंदर डॉक्टर हो या मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो सफदरजंग में मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो LNGP में हो, चाहे वो बड़ा हिंदूराम में और अन्य स्थानों पर, वहाँ स्थिति क्या है? वहाँ परिस्थिति ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स, ये तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान में तो पता नहीं कितनी बड़ी संख्या होगी, डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बड़ी संख्या में संक्रमित हो चुका है। आज दिल्ली में ही डॉक्टर और नर्सों ने और मेडिकल कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया, मौन होकर सरकार से मांग की कि हमें PPE किट प्रदान किए जाएं। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि उनकी जान बचाई जाए, उनको जो चीज़ वो मांग रहे हैं वो प्रोवाइड की जाए। टेस्ट किट आपकी ख़राब है, उनमें भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आ चुका है। सबसे पहले टेस्ट किट मुहैया कराई जाए, इन मजदूरों का जो है वो टेस्ट कराया जाए, टेस्ट कराने के बाद इनको इनके क्षेत्रों में भेजा जाए। और साथ में देश में जो एक भयंकर परिस्थिति विश्व के साथ हमारे देश में भी आने वाली है, क्योंकि हम लाख बात करें कि हम कुछ अरसे में एक विकसित देश हो जाएंगे, हम सिंगापुर बना देंगे देश को, या हम इसको पेरिस बना देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ है ना दिखावे की बातें हैं। तो प्रधानमंत्री जी, अगर आपको देश के आमजन की और देश हित की चिंता है, तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आप ज़मीनी स्तर पर काम करें, ज़मीन को देखकर काम करें, लोगों की स्थिति को देखकर काम करें। क्योंकि अगर आप लोगों की वास्तविक स्थिति को देखे बिना काम करेंगे तो आपकी पॉलिसी फेल ही होनी है, आपका कोई भी प्रोग्राम कामयाब नहीं होना है। सोची समझी रणनीति बनानी होगी और उस रणनीति के पर काम करने के लिए सरकार को एक कमेटी भी बनानी होगी। और कमेटी किस प्रकार की हो, जिसमें सरकार से जुड़े ही लोग ना हो या चापलूस लोग ना हो, क्योंकि
अब आवश्यकता देश को बचाने की है, देश की इकोनॉमी को बचाने की है, देश के 95 करोड़ गरीब लोगों को, लोअर मिडिल क्लास को बचाने की जिम्मेदारी है। तो सरकार को एक कमेटी बनानी होगी, जिस कमेटी में हमें सरकारी लोगों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के जो जानकार, ज़मीनी सतह से जुड़े हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन लोगों को हमें साथ लेना होगा, जिनमें से कुछ के नाम मैं आपको सुझा भी सकता हूँ। मैं पत्रकार भी होने चाहिए, वैज्ञानिक भी होने चाहिए, कृषि वैज्ञानिक भी होने चाहिए, और जो श्रमिकों की समस्याओं से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों का होना भी ज़रूरी है, और निष्पक्ष इकोनॉमिस्ट का होना ज़रूरी है, जैसे आपके रघुराम राजन हैं, या जो प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम और सुब्रमण्यम स्वामी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे वरिष्ठ पत्रकार, श्री उर्मिलेश जैसे वरिष्ठ पत्रकार, रवीश कुमार जैसे पत्रकार, अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार, इन लोगों का होना ज़रूरी है। कानूनविदों का भी, जैसे प्रशांत भूषण हैं और महमूद पराचा हैं, इस स्तर के लोगों का होना इसमें ज़रूरी है। एडवोकेट भानु प्रताप को भी इसमें होना चाहिए, योगेंद्र यादव को इसमें होना चाहिए, श्री अतुल कुमार अंजान को इसमें होना चाहिए। यानी कि सब लोगों को साथ लेकर चला जाए, ताकि वास्तव में गरीबों के लिए, आम जन के लिए एक नीति बनाई जा सके, जिससे मैं देश को आर्थिक संकट से और मजदूरों को, आम गरीबों को आर्थिक परेशानियों से और भुखमरी वगैरह से बचाने का प्रयास किया जा सके, एकजुट होकर, मिलकर, ताकि वास्तव में देश बच सके, ताकि सबका विकास और सबका साथ वाला प्रधानमंत्री जी आपका नारा जो है वो सार्थक हो। इसी के साथ मैं आज की अपनी चर्चा यहीं ख़त्म करता हूँ। कहने को बहुत कुछ है, आगे आपसे फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको एक बात और कहता चलूँ कि हमारा ये चर्चा या हमारा ये शो आपको पसंद आया हो, इसमें जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो आपको पसंद आए हों, और आपको लगता हो कि निष्पक्ष होकर देश हित में और जनहित में आम लोगों की बात कर रहा है, आपके मुद्दों को इसमें उठाया जा रहा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और इतनी संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये आपकी आवाज़ देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।